लेकिन ताजा अपडेट ये है कि मौसम श्रद्धालुओं की कड़ी परीक्षा अब ले रहा है। खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन अब रोक दिया गया है और आज के लिए केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। यही नौबत जो है रेस्क्यू तक की आ चुकी है और चारधाम यात्रा पर गए एक शख्स को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लगातार एक जान बहुत कीमती है। ये दो तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि इस वक्त चारधाम यात्रा में किस प्रकार का मौसम है, जो मुसीबत का जो है सबब बना हुआ है। लेकिन जो हमारे जवान हैं, जो हमारे देवदूत हैं, वो लगातार मुस्तैद हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में एक एक जान को बचाने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई पैरामिलिट्री स्टाफ हो या फिर हर प्रकार से मदद पहुंचाने की कोशिश। तो जो सबसे बड़ी खबर चारधाम यात्रा से आ रही है वो ये है कि मौसम की वजह से आज केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मौसम यहां पर बिगड़ा हुआ है। हर कोई आपको रेनकोट पहने हुए नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। खबर यह भी है कि आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे, मतलब उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं होगी। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। एक बार फिर से उसे शुरू कर दिया जाएगा। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया था। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील भी की गई थी। देखिए, जाहिर सी बात है कि मौसम वहां पे बिगड़ गया, जिसके बाद इस तरीके के निर्देश जारी किए गए। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर और क्या ताजा अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए, और कैसे मौसम अचानक श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जबरदस्त वहां पर बारिश देखने को मिल रही है, बर्फबारी देखने को मिल रही है। लिहाजा प्रशासन की ओर से जो है तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सावधानी बरतने की लगातार अपील की है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों में अभी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने यहां पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। जी हां सरगम, और देखिए तीर्थ यात्रियों से अपील ये भी की जा रही है लगातार कि मौसम साफ होने के बाद ही अपने कैंपों से बाहर निकलें, क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से केदारनाथ में व्यवस्थाएं अभी बाधित नजर आ रही है। बिल्कुल वैभव, मौसम जो है वो काफी सख्त हो गया है। तो देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन 5 मई तक रोक दिया है। फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। देखिए, प्रशासन की कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो सुरक्षित दर्शन करके अपने घरों को लौट सकें। जी हां, देखिए उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा के मार्ग में लगातार बर्फबारी होने की वजह से यहां मौसम विभाग ने अलर्ट अब जारी कर दिया है। इसकी वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी एक श्रद्धालु को बचाने के लिए लगातार मुहिम जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकालना एक कोशिश। यहाँ एक श्रद्धालु की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। बचाव अभियान की ये तस्वीर दरअसल केदारनाथ धाम की है, जहाँ यात्रा मार्ग पर लगातार बर्फबारी जारी है। मौसम खराब होने के चलते श्रद्धालुओं को जाहिराना तौर पर दिक्कतें आ रही हैं। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम वाले रूट में कुछ श्रद्धालु बीच रास्ते में भी फंसे हैं। इस बीच भयंकर ठंड की वजह से एक श्रद्धालु आकाश सिंह का ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया, तो केदारनाथ धाम में तैनात एसडीआरएफ टीम ने उसकी जान बचाई। तस्वीरों में देखिए, एसडीआरएफ की टीम ने आकाश सिंह को 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पर नीचे उतारा। रास्ते में ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर खत्म हो गया, मगर जिस तरह से एसडीआरएफ कांस्टेबल हिमांशु नेगी ने मौके की नजाकत को भांपकर एक अस्वस्थ व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया, वो खुद में एक सराहनीय काम है।
इसे एसडीआरएफ कांस्टेबल हिमांशु नेगी की सूझबूझ ही कहा जाएगा कि वो जल्दी से करीब 400 मीटर की दूरी से एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे और हेलीकॉप्टर के हायर सेंटर रवाना होने से पहले इस तीर्थ यात्री को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उसकी जान बचाई और फिर उसे हेलीपैड तक पहुंचाया गया। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच कई इलाकों में बारिश ने पहले ही काफी परेशानियां खड़ी की हुई हैं। ऊपर से केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी यहां आ रहे श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। केदारनाथ यात्रा बाधित है। फिलहाल तो केदारनाथ धाम में जिस तरह से बर्फबारी का आलम बना हुआ है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं प्रशासन ने भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बुधवार 3 मई तक रोका। साथ ही कहा कि आगे भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इस पर फैसला स्थानीय मौसम के अनुसार ही लिया जा सकेगा। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भी केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील की। सरकार के अनुसार बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। यात्रा मार्ग पर फिसलन ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कई श्रद्धालुओं का ऑक्सीजन लेवल भी कम होने की आशंका है। इसलिए बेहद सावधानी और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही यात्रा पर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार आपको फिर से बता दें कि मौसम की वजह से आज केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मौसम यहां पर बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हर कोई आपको रेनकोट पहने हुए नजर आएगा। बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। खबर यह भी है कि आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे, मतलब उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, मौसम वहां पे काफी खराब हो गया है। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन के मुताबिक मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल या फिर लॉज में विश्राम करने की अपील की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये जो यात्रा है इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। देखिए, पहाड़ों पर मौसम का मिजाज कैसा है आपने देख लिया। दरअसल मई में मौसम के लिहाज से बीते दिन फील गुड कराने वाला जो मौसम था, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला अभी और आगे जारी रहेगा। यानी मई की जो भीषण गर्मी है, पसीने छुड़ा देने वाली, उससे हमें राहत मिलने जा रही। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार है। मई के महीने में मौसम की मेहरबानी जारी है। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि मई में मौसम कितना कूल है। अमूमन मई में लोग गर्मी की तपिश से परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार तो अप्रैल भी कूल निकल गया और मई की शुरुआत से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया। कहीं झमाझम बारिश हुई तो कहीं फुहारों ने मौसम सुहाना बना दिया। ये नजारा चंडीगढ़ का है। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ने वातावरण में ठंडक पैदा कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना लेक पर, और जहां पर देख सकते हैं लोग इस ठंडक का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश के चलते पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले 36 सालों में जब चंडीगढ़ में मई महीने में लोगों ने एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं किया और पंखे चलाने से भी गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वातावरण में इतनी ज्यादा ठंडक है कि उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत कई और राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ठंडा है और तापमान में कमी आई है।
जो पिछले कई 4-5 दिन से लगातार जो है वो पंजाब हरियाणा में जो क्लाउडीनेस है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इसके साथ ही जैसे ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, हिल स्टॉर्म भी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश से जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो पहाड़ों का असर भी जो मैदानी इलाकों पे पड़ता है, खास करके जो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि ये बहुत ही साथ जो इलाके लगते हैं, इस वजह से जो लगातार बारिश की वजह से, क्लाउडीनेस की वजह से जो तापमान है, जो दिन के तापमान है, उनमें काफी गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। आगे कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कल से एक्टिव हुआ है 1 मई से, इसका जो इफेक्ट है अभी 3-4 दिन रहेगा। अभी जो आने वाले 2 दिन है, इसमें तो फेली वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है। आज और कल मतलब 2 मई को, 3 मई को ज्यादा बारिश रहेगी, थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चलने की जो प्रोबेबिलिटी है। मौसम के मोर्चे पर एक और गुड न्यूज है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह अप्रैल का महीना ठंडा ठंडा गुजर गया, वैसा ही मई में भी होने वाला है। एमडी की फोरकास्ट मंथली फोरकास्ट रहती है, तो उसमें यही है कि जो इस बार उत्तर भारत में जो मई का महीना है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा, जो नॉर्मल से कम टेम्परेचर रहेंगे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं इसमें बारिश के संकेत हैं कि जो बारिश हो सकती है, क्योंकि जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो 2nd वीक के जो एंड से जो टेम्परेचर राइज करने शुरू कर सकते हैं, तो उसके बाद 3rd या 4th वीक में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो अपनी हीट वेव कंडीशन जो है वो प्रिवेल करें, या फिर जो टेम्परेचर नियर टू 40 हो जाए। बदलते मौसम का असर उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर पड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रा के लिए 5 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से कुछ दिनों के लिए यात्रा टालने की अपील की गई है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के बाद अब बात प्रभु श्री राम की करते हैं, जिनके भव्य मंदिर का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच रामलला के सेवकों के लिए भी खुशखबरी सामने आई है। इस लिहाज से अब इनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है। जहां अयोध्या में राम मंदिर अब आकार ले रहा है, निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर की आए दिन तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि रामलला के इस भव्य मंदिर के जनवरी 2024 तक बनने की भी खबर है। तो वहीं इससे पहले एक और खुशखबरी मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को तब मिली जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन सभी का पारिश्रमिक यानी सैलरी बढ़ा दी। इस खबर ने पुजारियों के बीच जैसे खुशी का माहौल बना दिया है, जो बहुत अच्छी बात है और ये प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि अभी तक जो मिलता था बहुत कम मिलते थे और अब इतना बढ़ जाने से सबको संतुष्टि है। पहले कम मिलता था, जैसे हमको मिलता था 15,520, उसी प्रकार से 8,000 ये क्या कहते हैं 840 सहायक पुजारियों को, ऐसे ऐसे सबको मिलता था। आपको बता दें कि रामलला के पुजारियों और सेवादारों की सैलरी में ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया तो सारी व्यवस्थाएं राम मंदिर ट्रस्ट के पास आ गईं। मंदिर निर्माण के साथ ही उसी से जुड़ी हर व्यवस्था और चढ़ावे के साथ साथ खर्च का हिसाब किताब भी ट्रस्ट रखने लगा। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से वेतन बढ़ोतरी रामलला के पुजारियों और कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आइए आपको फटाफट ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि श्री रामलला और श्री राम मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। रामलला के पुजारियों कर्मचारियों के वेतन में जो बदलाव किया गया है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले जहां मुख्य पुजारी को 15,220 रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 4 सहायक पुजारियों को मिलने वाले जो वेतन है उसमें 8,940 रुपए को बढ़ा दिया गया है। 20,000 रुपए अब नई जो सैलरी है वो होगी।
कोठारी और भंडारी को जहां पहले 8,000 रुपए मिलते रहे हैं, अब इनकी संख्या जो है, अब इनकी सैलरी 15,000 रुपए होने जा रही है। इसी तरह सेवादार को भी अब 8,870 रुपए की जगह 15,000 रुपए दिए जाएंगे। पान वाला को भी अब 1,000 की जगह 2,100 रुपए, जबकि माली को 1,100 रुपए की जगह 2,100 रुपए बतौर वेतन दिए जाएंगे। पहली गुड न्यूज इंडियन नेवी की ओर से सामने आई है। भारतीय नौसेना की ताकत में अब और इजाफा होने जा रहा है। इस साल के आखिर तक नौसेना को बेहद खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल मिल जाएगा। इस विध्वंसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। आईएनएस इंफाल नौसेना की प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। आ रहा है हिंदुस्तान का एक और आत्मनिर्भर प्रहरी। समंदर का नया सिकंदर बनने को तैयार मेड इन इंडिया आईएनएस इंफाल। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल की एंट्री होने जा रही है। इस विध्वंसक का समुद्री ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस साल के आखिरी महीनों में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। जमीन, पानी, हवा, दुश्मन कहीं भी हो, इस डिस्ट्रॉयर के हमले से बच पाना नामुमकिन होगा। इस विध्वंसक में भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हैं। दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर उसे तबाह कर सकता है। आईएनएस इंफाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। या बराक 8 ER मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मिराला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। आईएनएस इंफाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। आईएनएस इंफाल एक और दुश्मनों के लिए काल है, तो दूसरी ओर दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW-108 और कवच चेफ सिस्टम लगा है। इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। इंफाल का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। एक बार समंदर में उतरने के बाद ये 45 दिनों तक तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। आईएनएस इंफाल नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, जिसके तहत 4 कोलकाता क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम 2021 में नौसेना में कमीशन हो चुका है। विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेट कर सकता है। ये डिस्ट्रॉयर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर की स्थिति में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। विशाखापट्टनम क्लास का ही दूसरा डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ दिसंबर 2022 में नेवी में शामिल हो चुका है। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इस क्लास का तीसरा युद्धपोत आईएनएस इंफाल ने अब नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान का ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इंफाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत की सैन्य ताकत बढ़ती
हुई नजर आ रही और इसकी धमक जो है पूरी दुनिया हमारे साथ युद्धाभ्यास को अंजाम देने की चाहती है। इन दिनों भारत की वायुसेना एक और फ्रांस में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें पहली बार जो है देश के बाहर फाइटर जेट राफेल जो है अपनी ताकत दिखाने जा रहा है, तो दूसरी ओर ग्रीस में भी वायुसेना का पराक्रम जारी। देखिए, दुनिया में भारत की बढ़ती धमक की ये दो तस्वीरें हैं। एक ओर भारतीय वायुसेना ग्रीस में 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ दमखम दिखा रही है, तो दूसरी ओर भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल पहली बार भारत के बाहर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। फ्रांस में चल रहे एक्स ओरियन एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना का महाबली राफेल हुंकार भर रहा है। ये पहली बार है जब राफेल विदेशी सरजमीं पर किसी युद्ध अभ्यास में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। फ्रांस के आसमान में राफेल की गरज पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास करा रही है। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में फ्रांस और भारत के साथ कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। एक्सरसाइज ओरियन में भाग ले रही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 4 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट 2C-17 और 2 IL-78 के साथ 165 वायुसैनिक शामिल हैं। ये एक्सरसाइज फ्रांस के मॉन्ट डेव मासन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित हो रही है। ओरियन एक्सरसाइज में भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी शामिल हैं। भारत को छोड़ ये सभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य हैं। 17 अप्रैल से शुरू हुआ एक्स ओरियन युद्धाभ्यास 5 मई तक चलेगा। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना मैदानी जंग के दांव सीखने और साझा करने में जुटी है और बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने के अपने हुनर को परख रही है। एक और भारतीय वायुसेना राफेल के साथ फ्रांस में अपना शौर्य दिखा रही है, तो दूसरी ओर ग्रीस में सुखोई विमानों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की गरज से ग्रीस का आसमान जैसे गूंज रहा है। भारतीय वायुसेना ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को इनियोचोस 2023 नाम दिया गया है। वायुसेना के एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि फाइटर जेट्स ने राजधानी एथेंस के आसमान में एक फॉर्मेशन बनाया। इस दौरान नीचे एथेंस की प्राचीन इमारतें भी देखी जा सकती हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 4 मई तक चलेगी। सुमित चौधरी और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सेहत की सुरक्षा के मोर्चे के लिहाज से 2 अहम खबरें, जिन्हें देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपनी स्क्रीन पर आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, उनमें से एक तस्वीर दिल्ली एम्स की है, जहां रोबोटिक सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हेल्थ सेक्टर में इस तरह के बदलावों की उम्मीद तो की ही जा रही थी, अब इसके नतीजे भी साफ देखने को मिलने लगे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप जोधपुर के सरकारी अस्पताल की देख सकते हैं। यहां डॉक्टर्स ने दिल में जमने वाले खून के थक्के को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए 4 मरीजों की डिवाइस लगाकर कामयाबी हासिल की है। इसका फायदा यह है कि इन मरीजों को खून पतला करने की दवाइयों से अब आजादी मिल जाएगी। देखिए, रोबोटिक सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टर्स को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। अब दिल्ली एम्स डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी करना सिखाएगा। मंगलवार को अस्पताल में अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोटिक प्रशिक्षण सुविधा को शुभारंभ जो है हो गया। इसके बाद यहां रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिल्ली एम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अब भारत में ही रहकर रोबोटिक सर्जरी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। मंगलवार को इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन भी हुआ।
दिल्ली एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स ऐसा पहला संस्थान बन चुका है भारत का जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन मेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ दिल्ली एम्स में इस लैब की स्थापना की गई है। इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो विदेशों के बदले अब भारत में रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है। इससे न सिर्फ सर्जरी में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, बल्कि नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकेगा। सर्जरी बाकी ट्रेनिंग कई बार ओपन सर्जरी होती है, बड़े चीड़े लगते हैं ताकि आप ऑर्गन्स को देख सकें। इसमें आप मल्टीपल होल्स के थ्रू ही जाते हैं, तो पिन होल वाली सर्जरी, छोटी होल से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है, क्योंकि सर्जरी में जितनी पहले मॉर्बिडिटी होती है, ब्लड लॉस होता है, वो इससे कम होता है। सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रॉनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। एम्स की वेट लैब में इंडियन मेट्रोनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोटिक मशीन लगाई गई है, जहां डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये कंसोल है, तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा तो उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, वो थोड़ी दूर बैठता है और वहां से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है, ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूंकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती है, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक ट्रेनिंग की सुविधा सिर्फ एम्स के सर्जन के लिए नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स भी एम्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। भारत में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के लिए बेहद शानदार तोहफा खरीदा गया है। 6 मई को चार्ल्स का राज्य अभिषेक होना है। इस खास मौके के लिए मुंबई के डिब्बे वाले उन्हें शानदार गिफ्ट दे रहे हैं। क्या है ये गिफ्ट और क्या है ब्रिटेन के राजघराने से मुंबई के डिब्बे वालों का ये खास नाता, आपको दिखाते हैं। आपको ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक और इससे जुड़ी तैयारियों की लेटेस्ट जानकारी देंगे, लेकिन पहले देखिए कि मुंबई में किंग चार्ल्स के लिए क्या खरीदा जा रहा है। ये है मुंबई डब्बा वालों का प्रतिनिधि दल। इसमें शामिल लोग किंग चार्ल्स के लिए दरअसल शानदार तोहफा खरीदने निकले और मुंबई की एक दुकान में पहुंचे। काफी सोच विचार के बाद पुनेरी पगड़ी और वारकरी समुदाय का शॉल खरीदने का फैसला लिया गया। पुनेरी पगड़ी को महाराष्ट्र की संस्कृति में गर्व और सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना गया है। वहीं वारकरी समुदाय में शॉल को आभूषण की तरह माना जाता है। ये पुनेरी पगड़ी है जो बहुत बड़ी सम्मान की पगड़ी है हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में, और जो ऊपरना है वो वारकरी संप्रदाय का आभूषण है और बहुत बड़ा सम्मानित अगर किसी को हम करने जाते हैं तो उनके प्रति वो भाव, एक आनंदी भाव या तो फिर एक अपनेपन का भाव, एक सम्मान का भाव, वो प्रतीत करने के लिए हम लोग ये गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट आप जब देंगे क्या आप उनको खुद अपने हाथों से देंगे या नहीं? फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कि ब्रिटिश कंसुलेट जनरल के पास वो पहुंचा दिया जाएगा, एम्बेसी के पास, वो वहां से प्रिंस चार्ल्स तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुंबई के डब्बा वालों के साथ ब्रिटेन राजघराने का संबंध काफी पुराना है। दरअसल जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब मुंबई और उसके आसपास रहने वाले अंग्रेज अफसरों को डब्बा वाले ही खाना पहुंचाते थे। तब से शुरू हुआ ये अनोखा रिश्ता आज भी कायम है। यही वजह है कि राजघराने से जुड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए मुंबई के डब्बा वालों को भी न्योता मिलता आया है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनके जो प्रिंस चार्ल्स है, जिनके साथ मुंबई डब्ल्यूएलए का बहुत अच्छा ताल्लुकात रह चुका है, और जब भी प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी, उसमें भारतवर्ष में से 2 डब्ल्यूएलए को इन्विटेशन दिया था। ये बहुत बड़ा सम्मान था हम डब्ल्यूएलए के लिए, और ब्रिटिश घराने के, राजघराने के साथ डब्ल्यूएलए के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, संबंध भी अच्छे हैं राज परिवार के साथ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिंस चार्ल्स जो है अभी क्वीन एलिजाबेथ का देहांत होने के बाद में प्रिंस चार्ल्स जो है वो राजगद्दी पे बैठने जा रहे हैं, किंग होने जा रहे हैं ब्रिटेन के। तो हमें बहुत खुशी है, या अवसर पे हम लोग उनको गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। मुंबई के डब्बा वालों का ये गिफ्ट ब्रिटिश कॉन्सुलेट के जरिए किंग चार्ल्स तक पहुंचाया जाएगा। उधर ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर हैं। 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स का राज तिलक होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। इस मेगा इवेंट में दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। एक्ट्रेस सोनम कपूर समेत कई भारतीय हस्तियां भी इस ऐतिहासिक आयोजन में नजर आएंगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 1000 साल से ज्यादा समय तक चले आ रहे रीति रिवाजों के अनुसार होगी। इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित मैट गाला की भी चर्चा खूब हो रही है। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने फैशन की इस मेले में शिरकत की और 4 चांद लगाए। वहीं एक और गुड न्यूज ये है कि इवेंट में इस्तेमाल होने वाला रेड कारपेट भारत में बना है। न्यूयॉर्क में फैशन का मेला। फैशन के मेले में सितारों का टशन। हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों का जलवा। फैशन नाइट्स में खेल की हस्तियों का दिखा अलग अंदाज। मेट गाला में सितारों के अजब गजब फैशन की चर्चा के साथ रेड कार्पेट की भी चर्चा जोरों पर है। हो भी क्यों ना, न्यूयॉर्क के इस मेगा इवेंट के लिए इस रेड कार्पेट को हिंदुस्तान से बनाकर जो भेजा गया, जिस रेड कार्पेट पर दुनिया के मशहूर सितारे अपने फैशन का जलवा बिखेर रहे हैं, वो रेड कार्पेट केरल में बनकर तैयार हुआ है। 6960 स्क्वायर मीटर के इस रेड कार्पेट को बनाने में 60 दिनों का समय लगा। केरल से बनाकर इसे न्यूयॉर्क भेजा गया। हिंदुस्तान में बने रेड कार्पेट पर न्यूयॉर्क में भारतीय हस्तियां जलवा बिखेरें, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। मेट गाला के रेड कार्पेट पर इस साल आलिया भट्ट ने डेब्यू किया और सबका दिल जीत लिया। आलिया ने इस मौके पर व्हाइट पर्ल गाउन पहना, जिसमें वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। आलिया ने फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग का आउटफिट पहना, जिसे 1 लाख मोतियों और हाथ की कढ़ाई से सजाया गया है। बात आईपीएल की हो जाए। देखिए, 2 दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई। अब उत्तर प्रदेश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए कुछ ऐसा लिखा कि ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए एक फनी कैप्शन भी उन्होंने शानदार लिखा, जिसमें लिखा हुआ है कि देखिए, बहस से परहेज करें, हमें कॉल करने में नहीं है, किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करें। कैप्शन में लिखा हुआ है, कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं है। इस प्रकार का तंज उन्होंने कसा। तमाम खबरों के बाद